बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आगे कौन सी है? जेआईटी की ब्लड सप्लाई और इनर्वेशन। देखें, तीन चीज़ें आपने कभी भी नहीं भूलनी। फोरगट को क्या चीज़ सप्लाई कर रही है, मिडगट को क्या चीज़ सप्लाई कर रही है, और हैंडगट को। आपने ये ऐसे ही याद रखना है, ऐसे याद रख लें। सीलेक सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी, फोरगट, मिडगट, हैंडगट। सिंपल इज़ दैट। अब जो सीलिक आर्टरी है आपकी, जो आर्टरी है उस मतलब जो सीलेट ट्रंक है, वो सप्लाई किसे कर रहा होता है? फोरगट को, ऑर्गन्स को, राइट। अब फोरगट ऑर्गन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? ये फेरेंक्स तो चलो बाद में ना। लोअर एसोफेगस, ठीक है, सीलिक आर्ट, स्टोमिक, प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम अप टू मेजर पेपिला, लिवर, गाल ब्लेडर, लिवर, गाल ब्लेडर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, ठीक है। और स्प्लीन कहाँ तक? बेसिकली स्प्लीन आपकी मेसोडर्म से बनी होती है ना, लेकिन ये फिर भी सीलिक से आपको सप्लाई हो रही होती है। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन इसलिए मैंने इसको फेगस को छोड़ा है कि फेरेंक्स वेगस नर्व ओनली। इसका मतलब यह है कि फेरेंक्स जो सी होती है वो वेगस की इनर्वेशन, मतलब आपकी वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है ना, पैरासिम्पैथेटिक। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सीलिक आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है। वेगस नर्व की इसको सप्लाई, जो नर्व सप्लाई है वो मिल रही है, लेकिन फ्रॉम द सीलिक ट्रंक इसको कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो सीलिक आर्टरी इसको सप्लाई नहीं कर रही होती। तो फोरगट के अंदर आपकी कौन सी सप्लाई कर रही होती है? सीलिक आर्टरी। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन कौन सप्लाई दे रहा होता है? वेगस नर्व। ऑन विच लेवल? T12 या L1। अब इसके अंदर आपके पास अगर हम क्लिनिकल कोरिलेशन की बात की जाए तो पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? सीलिक आर्टरी स्टेनोसिस के साथ, सीलिक आर्टरी स्टेनोसिस के साथ। अगर सीलिक आर्टरी स्टेनोसिस का पेशेंट आपके पास आए तो किस तरीके से आएगा? अब मुझे बताइए कौन सा रीजन बनता है? एपिगैस्ट्रिक है ना, ऊपर की तरफ है ना, फोरगट है ना, ऊपर का एरिया है ना, मोस्टली जितने भी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है वो अपर है ना, तो इसके अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन। और एपिगैस्ट्रिक मोस्ट कॉमनली पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के बाद का पेन, प्लस वेट लॉस। क्यों? एनी रीज़न वाई? क्यों? क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका जो स्टोमिक होता है, इसको आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इसके अंदर जो आपकी ब्लड सप्लाई होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, उसकी वो डिमांड करता है मोर ब्लड की। तो जब सीलिक आर्टरी जब सीलिक आर्टरी नैरो हो जाएगी, उसके अंदर इस्कीमिया हो जाएगा, इस्कीमिक पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो गट को प्रोवाइड नहीं करेगी। जब वो गट को प्रोवाइड नहीं करेगी तो उसकी वजह से हमें क्या होगा? पोस्ट प्रेंडियल या एपिगैस्ट्रिक पेन। और जो वेगस नर्व है ये हमारी स्टिमुलेशन का काम कर रही होती है, ठीक है। जब आपकी नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगी, जो वेगस नर्व है जब आप उसकी इंजरी हो जाएगी अगर मतलब किसी किस्म की, तो उसमें भी आपको एसोफेगल किसी किस्म की सर्जरी होती है तो उसके अंदर वेगस नर्व अगर इंजरी हो जाए तो उसके अंदर भी हमें जो पेन है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर सीलिक आर्टरी की स्टेनोसिस हुई है तो उसके अंदर हमें पोस्ट प्रेंडियल एपिगैस्ट्रिक पेन प्लस वेट लॉस की हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। क्यों? आपको सही तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही और वो चीज़ जो सी वो नेक्रोसिस हो रही है, तो इसे हम कहते हैं क्रोनिक मेजेंटिक इस्कीमिया। अगर आपकी फॉर एग्जांपल ये तो होगी सीलिक आर्टरी, अगर वेगस नर्व आपकी डैमेज होना स्टार्ट हो जाए या वेगस नर्व की इंजरी हो जाए किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल आपकी एसोफेजियल सर्जरी हुई या आपकी थायराइड की हुई, तो अगर आपकी वेगस नर्व की डैमेज हो जाए तो आपके पास पेशेंट कैसे आएगा? डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग या ब्लॉटिंग, या एसिड की जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाए? कम। देखें, आप अगर सर्जरी में अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो ना पेप्टिक अल्सर का, उसके अंदर ना वैगोटॉमी लिखा हुआ है, ठीक है। वैगोटॉमी जो सा होता है ना वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इतना गंदा पेन होता है ना जब हमारे पास आता है कि हमें वेगस नर्व को काटना पड़ता है, ठीक है। तो वेगस नर्व जो सी होती है, फिर उसका वैगोटॉमी ना ये पुराने ज़माने में होता था कि वेगस नर्व को काट दो, इसकी ब्रांचेस को जो है वो कट कर दो। लेकिन फिर जब पीपीआई इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वो देखें काम तो उसने वही करना होता है ना, एसिड की सिक्रेशन को। वैगोटॉमी करेंगे तो एसिड की सिक्रेशन कम हो जाएगी एज इट इज़। जब फिर बाद में अब जब न्यू आपके सामने पता न्यू एरा होता है तो उसके अंदर आपकी जब ये न्यू ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुई तो फिर ये जो सा प्रोसीजर है ये क्या कर दिया गया? खत्म। क्योंकि पीपीआई का काम भी तो एसिड की सिक्रेशन को कम करना होता है ना, ठीक है। तो वेगस नर्व नॉर्मली क्या कर रही होती है? आपकी जो गैस्ट्रिक की मोटेलिटी है उसको क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। और जो एसिड की सिक्रीशंस हैं उनको क्या कर रही होती है? स्टिमुलेट कर रही होती है। अगर वेगस ही खत्म हो जाएगी, वेगस नर्व आपकी डैमेज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? स्टॉमिक बिल्कुल स्लगिश होना स्टार्ट हो जाएगा, सुकड़ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दी कौन कौन से। नेक्स्ट वो कहता है सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, आपका मिडगट, जो कि कौन सी किससे सप्लाई हो रहा है? सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी। नर्व कौन सी है? वेगस। लेवल कौन सा है? L1 लेवल। इसमें मिडगट के अंदर आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? आपका डिस्टल ड्यूडेनम हो सकता है। आप प्रॉक्सिमल 2/3 के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं? जिजनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन और प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द कोलॉन।
पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा अगर आपको मिड गट की इंजरी हुई या सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी, मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया कि सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी या सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी अगर डैमेज हो जाए या उसके अंदर एम्बोलिज्म हो जाए तो उसके अंदर किस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करेगा? पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपने नहीं बोलना अक्यूट मेसेंटिक जो मेसेंटिक आर्टरी सिंड्रोम के अंदर होगा, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही है कि अगर इसमें ऐसा होगा तो आपको पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ही देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम का की पॉइंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है हाइंड गट, इसके अंदर क्या है? इन्फीरियर मेसेंटिक आर्टरी सप्लाई कौन कर रहा है? पेल्विक स्प्लैंकिक। अच्छा, इसके अंदर खैर मैं इसका नाम हमेशा स्प्लैंकनिक विच वर्टिब्रल रूट फ्रॉम S2 टू S4 बेसिकली। इसका काम क्या होता है पेल्विक स्प्लैंकिक का कि जो आपकी हाइंड गट की जो मोटालिटी होती है, मोटालिटी है उसको क्या कर देता है? ज़्यादा कर होता है, और ये रिलैक्स करता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर को, जिसको सप्लाई, क्योंकि सप्लाई इसकी बड़ी है ना, ठीक है। तो ये आपकी जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है इसको क्या कर रहा होता है? रिलैक्स कर रहा होता है, और आपकी डेफिकेशन में क्या कर रहा होता है? हेल्प आउट कर रहा होता है। और इसके अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं वो आपके डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन है टू द अपर पोर्शन ऑफ द एनल कनाल, यानी कि डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड, अपर रेक्टम, अपर एनल कनाल, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर फॉर एग्जांपल हाइंड गट का पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हुआ है, किसी इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी की इस्कीमिया हो जाता है, तो बताएं आपको अपर एब्डोमिनल होगा, लोअर एब्डोमिनल होगा, लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल होगा, या फिर आपको राइट एब्डोमिनल पेन होगा, किस तरह होगा? जस्ट थिंक। तो याद रखें कि जब भी आपके पास इसका पेशेंट आता है तो आपको लेफ्ट लोअर, ये रीजन देखें कौन सा है, ये रीजन बन रहा है नीचे। मेरे पास ना, क्योंकि मैंने जब मैंने एंडोस्कोपी में था, मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी उस टाइम पे, किस चीज़ की, जो आपके स्प्लीनिक फ्रैक्चर कहाँ नज़र आ रहा होता है, हिपैटिक फ्रैक्चर बड़ा प्यारा है, मेरे पास वीडियो पड़ी है उसकी, पूरा फ्रॉम एनल से रेक्टम, और फिर जो सा वो आपका सिग्मॉइड कोलॉन, और फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर आपका जो सा असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों जो से आ जाते हैं वो कोलॉन। तो ये सारे कोलॉन्स की मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूँगा। खैर, इसका पेशेंट आपके पास आता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन के साथ विद ब्लडी डायरिया, क्योंकि जहाँ पे अभी आपको स्कीमिया मिले ना, तो आपने वहाँ पे ये सोचना है कि यहाँ पे आप इसकी जो से वो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हुई है, और पेशेंट है अगर इसके अंदर हाइपोटेंशन हुई है। वो हाइपोटेंशन का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि आपके जो वाटर शेड जोन है वो कहाँ पे हो रहे होते हैं भाई? वो यहीं पे होते हैं ना, इस एरिया में होते हैं, आपके हाइंड गट में होते हैं। तो वाटर शेड जोन में कौन से होते हैं? आपके स्प्लीनिक फ्रैक्चर होती है, और इसके अलावा रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन होते हैं। तो लेकिन मोस्ट कॉमनली स्प्लीनिक फ्रैक्चर इसके अंदर जो सब इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो वो उसमें स्कीमिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? आपके स्प्लीनिक फ्रैक्चर के अंदर होते हैं, ठीक है। या आपकी अगर पेल्विक सर्जरी हुई हो, या फिर आपकी रेक्टल की सर्जरी हुई हो, तो उसके अंदर भी। और पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो ऐसे हो कि मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रही है, अगर पेल्विक स्प्लैंकिंग सर्जरी इंजरी हुई है, यानी कि अगर इसकी इंजरी हुई है ना, आपकी नर्व की इंजरी हुई है, तो नर्व की इंजरी के लिए आपके पास पेशेंट को, अब देखें उसकी मोटालिटी इंक्रीज़ करना काम था ना, और डेफिकेशन, तो उसके अंदर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। आपकी जो डेफिकेशन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और यूरिनरी रिटेंशन। क्यों? क्योंकि आपकी जो पेल्विक स्प्लैंकिंग है ये पैरासिम्पथेटिक होती है टू हाइंड गट, यानी कि वो आपको डेफिकेशन के लिए जो सा वो कर रही होती है। अगर ये डैमेज होता है तो आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्टिमुलेट नहीं होते, ठीक है। लास्ट में वो कहते हैं सिम्पैथेटिक इनर्वेशन अराइजेस फ्रॉम एब्डोमिनल पेरिवर्टिब्रल गैंग्लिया। अब 3 किस्म के आपके गैंग्लियाज होते हैं, सीलियक, सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी गैंग्लिया, और इंफीरियर, और उसी तरीके से वो सप्लाई कर रही है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट, ठीक है। और जो सिम्पैथेटिक पाथवे होता है वो ये होता है कि थोरेसिक स्प्लीनिक नर्व से जाता है, फिर पैरावर्टिब्रल, और फिर फॉलो कर रहा होता है आर्टरीज को, ऑर्गन्स की तरफ। वो कहते हैं सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी, वो सप्लाई जो होता है वो इस तरीके से कर रहा होता है। और खैर, इसकी जो सिंपैथेटिक का फंक्शन क्या होता है? मोटालिटी को कम करना, सिक्रेशन को कम करना होता है जब हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस होता है। और पैरासिम्पैथेटिक आपकी वो होती है जब आपकी मोटालिटी ज़्यादा होती है, आपकी जो सिक्रेशन होती हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं, जब आप रिलैक्स हो रहे होते हैं, जो वैसोडाइलेशन वगैरह हो रही होती है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इस तरीके से आपने याद रखना है ये चीज़ें। खैर, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका सीलियक ट्रंक।